बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ बराजमान है सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद असीम साहब। नाज़रीन, भारत का जारहियत से शिकस्त तक का मंजर, भारत का ऑपरेशन सिंदूर से सरेंडर तक की कहानी, भारत की पाकिस्तान के दिफा के ऊपर उठाए गए सवालात से S-400 तक की तबाही, भारत की MiG-21 की तबाही से राफेल गिराने तक की कहानी, भारत का खित्ते का चौधरी बनने से खित्ते का मिस्कीन बनने तक की कहानी। ये वो कहानी है, ये वो मंजरनामा है कि जिसने यकसर खित्ते की सूरत हाल को तब्दील करके रख दिया। बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर भारत जो खित्ते में अपनी जारहियत के नाम के ऊपर या खित्ते में ताकत के तवाज़ुन के नाम के ऊपर या $80 अरब सालाना के दिफाई बजट के नाम के ऊपर गुरूर से सीना चौड़ा करके फिरता था, आज बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर लोग उससे किनारा कशी इख्तियार करने का सोच रहे हैं। पाकिस्तान का सिफारती मंजरनामा बहुत हद तक मजबूत दिखाई देता है। वही भारत जिसने इजराइल से ड्रोन मंगवाए और पाकिस्तानी अफवाज के हाथों तबाह करवा डाले, इजराइल के अंदर इस वक्त तजब्जुब का मंजरनामा है। वही भारत जिसने फ्रांस से राफेल मंगवाया और पाकिस्तानी अफवाज के हाथों गिरवाया, फ्रांस के अंदर इस वक्त बेचैनी का मंजर है। वही भारत जिसने रशिया से S-400 का दिफाई निज़ाम खरीदा और $1.5 अरब का वो दिफाई निज़ाम पाकिस्तानी पायलट्स के हाथों बर्बाद करवाया, वहां पर भी एक बेचैनी का मंजर है। उसी भारत को अमेरिका ने F-35 जो जेट तैयारे हैं उसके प्रोग्राम से बाहर निकाल दिया। अब सिफारती महाज पे तन्हाई का शिकार वो भारत, बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर झूठे प्रोपेगेंडा करने वाला, पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगाने वाला, पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ गिरोहों की इमदाद करके पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने वाला इस सोच विचार में है कि रास्ता कौन सा इख्तियार किया जाए। जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, AK भारती जो उनके फ़ज़ाइया के सरबराह हैं, उनसे सवाल किया जाता है कि आया कोई राफेल गिरा, तो उनका ये जवाब कि मैं इसमें कोई भी ऐसा जवाब नहीं देना चाहूँगा जो दुश्मन को फ़ायदा दे। हाँ, नुकसानात होते हैं, ये जंग का हिस्सा है। यही सबसे बड़ा एतराफ़ था भारत की कमज़ोरी का, भारत की शिकस्त का, कि हमने साइबर के महाज के ऊपर भी भारत के अंदर जो दरअंदाजी की है वो बरसों तक याद रखेगा और दोबारा पाँव पे खड़ा होने में, सिफारती महाज पे अपना चेहरा, अपने खदोखाल वज़ा करने में उसे वक्त लगेगा। इसी बारे में बात करेंगे। राना साहब की तरफ पढ़ते हैं। राना, 88 घंटों का वो महाज जिस पर भारत अपनी बरतरी को दुनिया में साबित करने की कोशिश कर रहा था, किस हद तक घुटनों पे आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, ताजदार ख़ुत्बे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। या सर आपने कहा है कि 88 घंटे कहा ना आपने जी, और किस पोजीशन में आए भारत इस वक्त? अगर क्रिकेट में 16 प्लेयर होते हैं ना, अगर 16 प्लेयर होते हैं, 4 रिजर्व रखे होते हैं, तो भारत जो है ना 25 प्लेयर में इस दुनिया के अंदर ना, अगर कोई टीम बने तो 25वें नंबर पे जो प्लेयर आएगा ना वो भारत होगा इस वक्त जो सूरत हाल है। पहले तो वो अपने आप को पहले तो ओपनर टॉप ऑर्डर पे रखता था और ये आलम होगा बात का। एक चीज़ आज मैं इंकशाफ नहीं, सबूत के साथ बात करने लगा हूँ। पाकिस्तान की आर्मी ने, पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने और पाकिस्तान की कौम ने, फ़र्क ये था भारत के अंदर एक कौम नहीं बन सकी। वहाँ पे मुख्तलिफ वज़ीर आला उनके चीख रहे थे, उनकी अपोजिशन चीख रही थी, यहाँ पर सब एक कौम बन गए थे, एक खड़े हो गए थे और खड़े हो गए सब ने इकट्ठे बात की, जिसका इकरार किया DGI SPR साहब ने। इवन यहाँ तक कि सोशल मीडिया सारा भारत के खिलाफ खड़ा था और भारत को मजबूरन सोशल मीडिया बंद करना पड़ा। कई लोगों के अकाउंट बंद कर दिए, आप मैं सब उसमें शामिल हैं। बल्कि पता चला जातिफ साहब भी शामिल उसमें हो गए, तो बल्कि समझो कोई रियायत नहीं गया। ये आलम हो चुका है। अब हुआ क्या, ये प्लान था, ये मैं आपको जो खबर दे रहा हूँ मैं चैलेंज के साथ दे रहा हूँ। ये प्लान था 5 साल पहले का। 5 साल पहले एक प्लान शुरू होता है। प्लान ये होता है कि पाकिस्तान के अंदर 5 सालों में इतनी तेज़ की जाए इंतहा पसंदी की जंग कि पाकिस्तान अंदर से कमज़ोर हो जाए। पाकिस्तान की फोर्सेस जो हैं वो सिर्फ इंतहा पसंदों को कंट्रोल करने में लगी रहे। और ये वो ऑपरेशन स्विफ्ट रिकॉर्ड की हज़ीमत। उसके बाद इन्होंने इंडिया का एक नक्शा बनाया। उस नक्शे में GB, आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान लिखा। ये मैं आपको बिल्कुल ये TV पे आपको बता रहा हूँ कि ये उस नक्शे में GB, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर। प्लान क्या था? प्लान ये था
कि इसराइल को कश्मीर में बसाया जाएगा और साथ जीबी दिया जाएगा। इसराइल जीबी और मकबूजा कश्मीर, इन दोनों के साथ करेगा। मकबूजा उधर वाला हमारा आज़ाद कश्मीर भी साथ में? नहीं, ये वाला आज़ाद कश्मीर हमारा जीबी गिलगित बल्तिस्तान, ताकि चाइना को कंट्रोल किया जाए इसराइल। अच्छा, चाइना को वहां से किया जाए। भारत जो है बलोचिस्तान के अंदर अपना तसल्लुत रखेगा कहीं, और उसको एक आज़ाद रियासत बना के उस पर कंट्रोल अपना होगा, नाम आज़ाद रियासत का दिया जाएगा। और हमारे वाला जो कश्मीर है, वो भी कश्मीर हमारे वाला है, ये भी हमारे वाला है, इस पर भी भारत खुद बैठे। अब ये प्लानिंग होती है 4 ममालिक में। चारों ममालिक के लोग जो हैं वो मौजूद हैं, वो आज भी मकबूजा कश्मीर के अंदर एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। अब उनकी इस वक्त में, जिस वक्त ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये महासराई शुरू होती है, उस वक्त उनका ख्याल होता है कि हम इसको गिरा लेंगे। अच्छा, उन पागल के बच्चों को ये नहीं पता कि यहाँ का एयरफोर्स का एक कैप्टन अपने डेथ सर्टिफिकेट पे साइन करके जा रहा है और अल्लाह अकबर करता हुआ जा रहा है। यहाँ का फ़ौजी अपनी माँ को, बहन को, भाई को, बाप को जो ख़त लिख रहा है, वो कह रहा है समझे ये मेरा आखिरी ख़त है और मेरे लिए शहादत की दुआ करे, तो उससे ये जीत सकते थे। अब प्लानिंग के मुताबिक सब कुछ ऐसा ही था। आप गौर करें, बलूचिस्तान में काफ़ी अरसे से ये काम तेज़ किया गया, जाफर एक्सप्रेस, बाकी वाक़यात देखें। कश्मीर के अंदर इन्होंने बाकायदा बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करके एक तहरीकें चलवानी शुरू की। जीबी के अंदर इन्होंने ये काम शुरू किया। ये प्री प्लान सारा कुछ हो रहा था। अब भारत को यह यकीन था कि इस वाक़ये के बाद हम पहले हमले में पाकिस्तान को इतना खौफजदा कर देंगे कि लोग जो हैं वो डर जाएंगे, और दूसरा इनकी सियासी जमातें इनके ख़िलाफ़ निकल आएंगी। वो हो गया नाकाम। हमारे तो पाकिस्तानी ऐसे हैं कि बम धमाका हो तो 2 मिनट बाद वहाँ पे मजमा इकट्ठा हो जाता है। सर आप ये देखें, वो जो हमने फतह चलाए, फतह मिसाइल, वो पास बैठे इस तरह देख रहे हैं जैसे पता नहीं सर्कस हो रही है। यार आप ये अंदाज़ा लगाएं, एक जगह पे ड्रोन गिरा है और मोटरसाइकिल पे लेके भाग गया बंदा। वो कंधे पे भी नहीं, एक ने उठा के वो ले गया। उसको किसी ने पूछा, एक उसका साथी पकड़ा गया, उसने कहा सी आप लेके ना सकिया जी, मैं ही करा। मतलब ये तो आलम चल रहा है। हमने, हमारे लोगों ने ड्रोन अपनी राइफलों से गिराए हैं इनके। ये सारा कुछ हुआ ना। अब ये एक बहुत खौफनाक प्लान था जो हमारी फ़ज़ाइयाँ ने, हमारी अफवाज ने, हमारी सियासी जमातों ने और हमारी कौम ने मिल के उसको बिल्कुल नाकाम कर दिया। अगर आज की आप नरेंद्र मोदी की तकरीर सुने, क्या तकरीर थी उसकी, कि उसको आखिर में याद आया जब तकरीर ख़त्म कर दी कि मैंने अपने मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसियों के नाम लेना। बेसिक मोदी साहब का टोटल जो मिशन था ना, वो मैंने 12-13 इंडिया की फिल्में स्पेशल रात को निकाल के ना टोटे देखे। जेन्युइन बात है कि उसको, जिसमें वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बकवास करते हैं ना, वो मैंने उस जानबूझ के देखे। मैंने कहा यार मैंने इससे कोई चीज़ देख, उसमें सेम यही था कि उन्होंने अपनी फिल्मों में भी किस जगह को फतह कर लिया। ये यार ये फिल्म तो नहीं थी, ये कोई बम्बे का स्टूडियो तो नहीं था जिसके अंदर आपने बैठ के फिल्म बना ली है, जिसके अंदर बैठ के बारिश भी करवा ली है, जिसके अंदर बैठ के गाड़ी को तबाह भी करवा लिया है, जिसके अंदर बैठ के आपने किसी को भी दहशतगर्द बना दिया है, और जिसके अंदर बैठ के आपने लाहौर वो छोड़ दो। वो तो झूठ। देखे ना, पूरी दुनिया के अंदर भारतीय मीडिया की अब ये हैसियत है कि भारतीय मीडिया को, मीडिया की किसी बात पर भी कोई शख्स यकीन करने के लिए तैयार, कोई शख्स। उनका एक बड़ा मारूफ यूट्यूबर है, उसका 1 घंटे में 3 मिलियन 4 मिलियन हुआ करता था 1 घंटे में। मैंने देखा 3.5 लाख 4 लाख यहाँ तक आ गया। वो अब भी उसने गर्दान मोदी की हुई है। आज आपको पता है कि आज ये आलम हो चुका है कि आज बाकायदा अनाउंसमेंट हुई है भारत के अंदर कि अगर किसी दुकान में मुसलमान मुलाजिम हुआ तो 2 दिन का टाइम दिया जाता है, उसे निकाल दें, नहीं तो उस दुकान को भी जला दिया जाएगा। कराची बिरयानी बड़ी मशहूर थी, कराची बिरयानी इंडिया में, और कराची के नाम पर उस दुकान को जला दिया गया। और आज नरेंद्र मोदी की तकरीर एक शिकस्त थी
आज नरेंद्र मोदी की तकरीर जो थी ना, उसने समझे कि मैं अब अमेरिका भी उससे नाराज़ हो गया कि आपने एक दफ़ा भी ट्रंप का नाम नहीं लिया। तल्ले मिनता दें पाइया सन जिमें वड्डी दी चीज़ आखिरी नंबर से बच्चा खलोता होंगे कि मन दे दो, मन दे दो, मन दे दो। बात यह है कि पाकिस्तान जीत गया, नरेंद्र मोदी, इंडिया, वो तमाम कुफ्तें जो इस्लाम के ख़िलाफ़ थी वो हार गई। आपकी इस जीत से गज़ा के लोगों को बड़ा हौसला हुआ है। आपकी इस जीत से, हमारी इस जीत से आलम इस्लाम के अंदर तमाम इस्लामी कुव्वतों को, तमाम इस्लामी ममालिक को ये एहसास हुआ है कि एक ऐसा मुल्क है जो हर मुश्किल से हमें निकाल सकते हैं। और इस खित्ते के अंदर वो जो चौधरी बनने की दौड़ थी ना कि नरेंद्र मोदी चौधरी बनेगा, देखे ना हमारे लोग तो इतने शौकीन नहीं है। कोई फैसलाबाद वालों ने लिखा की गल है, असि साड़ी दुश्मनी नहीं है, साढ़े रोनी कोई नीचे भेजा। क्या करेंगे आप? ये किस कौम से इन्होंने पंगा ले लिया है? ये नहीं, अगर नरेंद्र, मैं तो आज कह रहा था अल्लाह करे नरेंद्र मोदी ये लफ्ज़ कह दे, नहीं जी कोई सीज़ फायर नहीं है, तो फिर इनको पता चले कि हमारी फ़ौज के जवान जो ना रातों को सोते हैं ना दिन को सोते हैं, और उनके अंदर जज्बा शहादत है, और हमारे मुल्क का एक एक शख्स, नौजवान जो है वो अपने अपने महाज पे लड़ रहा है। देखें, दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया तो वहाँ था ना, और सबसे छोटा मीडिया हो गया, और आपका सबसे छोटा मीडिया जो था वो दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया बन गया। बात मोतबर होने की है, हमने मोतबर होने में कसर कोई नहीं छोड़ रखी, उन्होंने जलील होने में कोई नहीं छोड़ रखी। तो अभी उनकी जलालत का आगाज़ हुआ है, प्लान उनका फेल हो गया। वो मैंने जो जगह बताई हैं, ये जो उनका प्लान था ये हो गया फेल। अब सेकंड प्लान में आप देखेंगे बहुत से लोग जो हैं इनकी पे रोल पे जो दहशतगर्द है वो मरेंगे, और थर्ड प्लान जो है उस पर नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ अगले 12 से 13 दिनों में जो होने जा रहे हैं सऊदी, उसके अंदर भारत के अंदर, आप सोच नहीं सकते। देखते हैं इसके क्या नताइज निकलते हैं। और ये जो औंधे मुंह इस वक्त भारतीय बयानिया गिर पड़ा, इसको वापस खड़े होने में कितनी यार सर, भारतीय बयानिया नहीं था, झूठ का बयानिया कहें यार। सर भारतीय बयानिया एक नाम, भारत झूठ का नाम है, तो फिर इसमें फिर उधर क्या है? उधर इसलिए लोगों को पता चले ना, असर नाम ही झूठ है। झूठा बयानिया जो था वो औंधे मुंह गिर पड़ा, अब उसे वापस खड़े होने में कितनी दहाइयां लगेंगी, एक सवाल है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के साथ नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। हमने हर महाज के ऊपर, वो सिर्फ दिफा का महाज नहीं, बयानिए का महाज हो, कौमी महाज हो, यकजहती का महाज हो, बैनुल-अक़वामी महाज हो कि जिसके ऊपर हमारी सिफारतकारी कारगर साबित हुई, और उसके अलावा साइबर वार का महाज हो, हमने हर महाज के ऊपर भारत को शिकस्त दी है। किसी एक जगह भी खड़ा होने का मौका नहीं दिया। यही बुनियाद थी कि भारत अपनी पसपाई देखते हुए, अपनी तबाही देखते हुए वो खुद गया है और उसने दरख्वास्त की कि सीज़ फायर का मंजरनामा अपनाया जाए। लेकिन इसमें सीखने वाले कितने असबाक हैं कि देखा जाए 1941 से 1945 तक का अगर मंजरनामा देखा जाए तो जापान एक वक्त में अपने आप को इस दुनिया का ताकतवर मुल्क तस्वर करता था। पर्ल हार्बर पर हमले के बाद जब अमेरिका ने उससे लड़ाई करने की ठानी तो उसके जो नताइज रहे उससे बाद में उठने में जापान को कई बरस लग गए थे, लेकिन उसमें फिर जारहियत का उनसर दिखाई नहीं दिया था। उसने अपनी कौम पे तवज्जो देने की कोशिश की। भारत को इस बात की कब समझ आएगी? दिफाई तजज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकारुल हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, जब हमने इतने महाजों के ऊपर, भारत अपने हजम के एतबार से, तादाद के एतबार से, कुव्वत के एतबार से, बैनुल-अक़वामी सिफारतकारी के एतबार से पाकिस्तान से कहीं आगे था, लेकिन जब उसे मुंह की खाना पड़ी है तो उसके नताइज उसको कितने अरसा भुगतना पड़ेंगे और किस सूरत में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब, आई थिंक एक तो अल्लाह का करम है, और मैं हमेशा खादिम रज़ीज़ साहब को कोट करता हूँ। उन्होंने 2-3 के बड़े इंटरेस्टिंग क्लिप चल रहे हैं कि जब अल्लाह की राह में मेनली कई आदियात दबन अलबूरियात कदन मनसना भी नकान फबसत न भी जमा, शायद एक बिजनेस होगी जो आयत है उसमें जो है यही है कि जब आप मूव करते हैं, उस वक्त तो हॉर्सेस थे और सुम मार के चिंगारियां उड़ाते हैं, तो फिर अल्लाह ताला उसकी कसम लेता है। और खादिम रज़ीज़ साहब ने बड़े खूबसूरती से बयान किया था कि जब ये गौरी शूट पटेगा तो इसका मतलब है कि जब वो ब्लास्ट करेगा मिसाइल और डस्ट और फायर निकलेगी तो अल्लाह ताला की तायद होगी जब आप उसकी राह पे चलेंगे। आई थिंक वो है फिर बनियाल महसूस देखने
अभी आई थिंक बजाय इसके कि हम पाकिस्तानी और भारतीय मीडिया को देखें, आप इंटरनेशनल मीडिया को देख लें, सोशल मीडिया को। अभी वी आर इन टर्की, अनॉर्मस सपोर्ट है, प्रेस्टीज ये है कि आप उसका अहाता ही नहीं कर सकते। अजरबैजान, सेंट्रल एशिया, फिर आप साउथ एशिया में आ जाएं, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, उसके बाद अरब स्ट्रीट पे चले जाएं, ऑनेस्टली मिस्र, मराकश, मतलब कहाँ से जो है सोशल मीडिया पे सारी तारीफ हो रही है। और पाकिस्तान को इस्लामिक सुपर पावर डिक्लेयर कर दी है तमाम इस्लामिक ममालिक ने, और बड़ी उम्मीदें हैं। बल्कि एक अरब है, ओल्ड एज के, कहते हैं हमारी 100 साल से आंखें तरस गई थी कि मुसलमानों पे आग और खून की बारिश होती थी। पहली दफा ये मंजर देखा गया कि मुशरकों पे आग और खून की बारिश की गई, और इसका क्रेडिट जो है पाकिस्तान को जाता है। आई थिंक दिस इज व्हाट इट इज। इसमें ईमान भी है, इसके अंदर स्ट्रेटेजिक पेशेंस है। मैं वही कहता हूँ कि जो आइस कोल्ड बेसिकली आपका दिमाग होना चाहिए इस प्लानिंग के लिए। तो लीडरशिप, पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप को मुबारकबाद, आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवल चीफ, फिर आप उनका ऑपरेशनल स्टाफ देंगे। अभी मैंने को कहा जी कि 300 साल आपने पहले भुगता है, तो 300 साल अभी आपको और भुगतना पड़ता है। ये इंशाल्लाह ये बेटे पैदा होते रहेंगे। और कमाल का है इसमें, आई थिंक अभी लेटेस्ट जो रिपोर्ट आई है अपना टेलीग्राफ में, वो आप पढ़े तो सी जाके। और खुद इंडिया में एक प्रोग्राम हुआ है इनका पब्लिक एक डिजिटल चैनल है, इसमें लोग आवाज करती हैं, और वहाँ पे कंक्लूजन यही था इनके जर्नलों का कि अल्टीमेटली ये जो पाकिस्तान ने इनके साथ किया है, उस वजह से ये गए हैं बेसिकली मिन्नतें करने के लिए। बाकी ठीक है, आप बरवाडो दिखाएंगे, मोदी साहब की मर्जी बढ़ के मारता रहे। हालत ये है कि इसमें 200 किलोमीटर ये पट्टी है इंडिया के अंदर, लेह से लेके ऑक्यूपाइड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और कांडा पोर्ट तक, इसमें मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बड़े बड़े बेसिस बर्बाद हो चुके हैं। और टेलीग्राफ की रिपोर्ट लिखती है कि जब ठुकने शुरू हुए जो थे रफाइल जहाज, तो फिर एयरफोर्स ने रिक्वेस्ट की कि सर ये विड्रॉ करते हैं, तो सारे फारे हुए। 36 में से 30 उन्होंने फील्ड किए थे, बाकी तो दूसरे थे। तो उन्होंने कहा जी उड़ जाएंगे 3-4 घंटे की बैटल अगर चली तो 300 किलोमीटर ही पीछे ले गए हैं डिफेंस जो है। तो मोदी से पूछे मैं कौन सी जगह से तू करेगा अटैक, जो तू जो बढ़ के मार है, ये होगा यू हैव नो कैपेसिटी। इस वक्त आप स्मैश हो चुके हैं, लोगों की बात सुने, और देयर ह्यूज प्रेशर अभी अंदर से बनेगा। वैसे मेरी ख्वाहिश है कि ये 2030 तक रहे मोदी है, ताकि भारत के जो टुकड़े होने ना उसमें बड़ी कंट्रीब्यूशन होनी है इसकी। मेरा अपना लोग कहते हैं चला जाए, मैं कहता हूँ ये रहे, बिकॉज इतना बड़ा गर्क कराना है। और इस वक्त आई थिंक अगर आप देखें पावर प्ले में 2-3 साल पहले देखें, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, ये है, और हमें भी मार्शल लोगों के बड़े ताने दिए गए। मैं कहता हूँ मार्शल लोगों का एक नया चैप्टर लिखा जा रहा है जो नई जनरेशन में लाइव देखते हैं। अल्लाह का करम है, आई थिंक पाकिस्तान इज हियर, और भारत जो है उसका डाउनफॉल है। और कुछ इनकी भी प्रेडिक्शन है, उस पर भी बात करते हैं कि इनकी ज्योतिषी क्या कहते हैं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आज की आपने तकरीर सुनी नरेंद्र मोदी की शिकस्त ज़दा तकरीर, झूठ की तकरीर थी। वाली तकरीर क्या था, वो एक झूठनामा था, और उसमें फिर उसने वही भर के मारना शुरू की। उसने किसी जगह भी अपने आप को नीचा दिखाना शुरू नहीं किया। तो इस तकरीर से आप समझते हैं क्या नरेंद्र मोदी अपनी कौम को मुतमिन कर सका होगा? ये देखिए, मैं पहले सवाल तो उससे पूछता हूँ कि जब आप गए थे तो अमेरिका के अलावा गारंटर कौन कौन था? सऊदी अरेबिया, टर्की और कुछ फ्रेंड्स हैं। और इन्होंने आई टेल यू जो पहली दफा जब बातचीत हुई, जब एयरफोर्स का मुंह तोड़ दिया था, अभी 99 वर्सूस शुरू नहीं हुआ था, तो उस वक्त ये सालसी की हो रही थी कूट, क्योंकि अल्टीमेटली देखें न्यूक्लियर ओवरहैंग है, उसमें चली जाए चीजें तो फिर किसी के काबू में नहीं रहती। तो आपके ख्याल में जो सऊदी अरेबिया, अमेरिका और जो टर्की है या बाकी लट से गल्फ की रास्ते थी, ये झाक मार रहे थे, और मोदी जो है 4 बयान दे के मुकर जाएगा बिकॉज ये लेके गए, देखिए नेहरू भी यही लेके गया था 1948 में। ये आई थिंक बदकिस्मती रही है रीजन की भी कि बाद में बनिया मुकर जाता है। लेकिन आई थिंक नाउ दे हैव गॉट अ लेसन। बल्कि राहुल गांधी ने कल बात की जिसको टेलीग्राफ ने सबसे, मैं बता रहा हूँ जो एक्चुअल सिचुएशन है उससे तो आते हैं कि इसका होगा क्या। जो राहुल गांधी ने एक स्पीच की, उससे कहा जी कि कोलैबोरेशन है चाइना और पाकिस्तान। अच्छा, हमें बड़े ताने देते हैं, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं कि इस वक्त रफाल जहाज आपका फ्रांस के उनके इंजीनियर बैठे हुए वहां, ड्रोन आपके इजराइल के उनके ऑपरेटर बैठे हुए चला रहे थे, ठीक है, मैं बेसों के नाम गिन सकता हूँ। फिर आप आ जाए जर्मनी की सबमरीन का, उनके नहीं बैठे हुए टेक्नीशियन, हमेशा वो अपने इक्विपमेंट का वो करते हैं कि ये चवल लोग हैं, बेसिकली कम से कम उनको ऑपरेशन रखें। क्या रशिया के 400 आपने नहीं इस्तेमाल की? एक तेजस जहाज का शोर मचाया था, वो हमें तो नजर ही नहीं आया। उनसे पूछो तेजस किधर गया भाई, जो कह रहे थे जा रहे थे उन जा रहे। सो दिस इज देयर औकात कि आप 6 मुल्कों से, बरतानिया से लियो, अमेरिका से
अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं इनके, जो फिर रहे थे, जो डिटेक्ट किया था नेवी ने, अमेरिका का जहाज है। फिर इनका देख लें जो शिप्स हैं, अभी तो बाय एंड लार्ज जो है सारे का सारा असला बाहर का है। आप हमें ताने दे रहे हैं कि टर्की की कोलैबोरेशन हमें पता है हमारी है, तो हमने कभी ताना दिया है? लेट्स से गाली ने टर्की को इतनी गालियां दी कि अभी टर्की ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग मीडिया के पर्सन कहा जी कि यस चाइना की पाकिस्तान की कोलैबोरेशन, लेकिन राहुल गांधी ने एक पॉइंट आउट किया, उन्होंने कहा तुम्हें पता है कि जो पावर सामने खड़ी कितनी पावरफुल है, तो मेनली ही वाज हिंटिंग एट पाकिस्तान। ये टेलीग्राफ ने ये कहा है जी कि ये जो फ्रंट था, और जिस तरीके से इसको मजाक वॉरफेयर कहते हैं, इस पर हम लोगों ने लिखा भी, मैं आपको भेजूंगा, कुछ अर्सा पहले हमने लिखा था कि है क्या चीज, और लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना इतना मुश्किल था। मेरा ख्याल था कि पाकिस्तान को बड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आई थिंक हैट्स ऑफ टू एयर फोर्स, हमारी फोर्सेज, कि वो ऑलरेडी इसको अडॉप्ट कर चुके थे। ये बड़ी लेटेस्ट आप कह लें वॉरफेयर की जो है टेक्निक है, एक स्ट्रैटेजी है, और ये समझते थे ये केक वॉक है कि जिनके खिलाफ है इधर से जो कुछ बीएलए वाले चल पड़ेंगे, टीटीवी पीछे से मारेगी। तो बेसिकली आप जब बॉलीवुड के स्टूडियो में बैठ जाते हैं और समझते हैं कि जी यही सारी लॉजिक है, एंड सॉरी टू से द थिंग कि सन शाइन्स फॉर मूडीज, ठीक है ना, कि वहां से निकलता है, वहां से नहीं निकलता सूरज जो है। बेसिकली इट इज इट इज हार्डकोर मिलिट्री स्ट्रैटेजी। गिरगिट साहब, मुझे तो एक सवाल करना है कि जब जंगें होती हैं तो कोई दो मुल्क उससे नहीं सीखते जिन दो ममालिक के माबैन हो, पूरी दुनिया उससे सीखती है। वो हथियारों की जंग हो, वो स्ट्रैटेजी की जंग हो, वो जिस महाज के ऊपर जंग हो। अब आप ये देखिए कि नए महाज के ऊपर आपको रिसेंट पास्ट की एविएशन हिस्ट्री में इस तरह का एरियल कॉम्बैट देखने को नहीं मिलेगा जो अब हुआ। हाँ, बॉम्बिंग हुई है, लेकिन इस तरह का एरियल कॉम्बैट नहीं हुआ। नए तैयारे तो बन रहे हैं, नई जनरेशन तो आ रही है, लेकिन वो आजमाए किसी एरियल कॉम्बैट में नहीं गए। आप समझते हैं कि अगली एक दहाई तक, कम अज़ कम एक दहाई तक, पाकिस्तान की वॉर डॉक्ट्राइन जो है वो मुख्तलिफ ममालिक उसको संजीदगी से लेके उसके ऊपर स्टडी कर रहे होंगे? 100%। देखें, इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये है कि ये वो वॉर है, हमने तो देखी है लाइव, हमारे जर्नलिस्ट में आते हैं, अवाम ने किया क्या, तो पाकिस्तान को बैटल हार्डन कौम क्यों कह रहे हैं। अभी एक कमेंटेटर है यूके से, वो कह रहे थे कि यार ये तो 24 करोड़ की फौज है भाई, इतनी बड़ी फौज किसी के पास नहीं। कहते ये बैठ के जो है, मजाक भी मैंने किया जी कि ये इसमें नंबरदार चक नंबर 303 इमाम बख्श ने अपनी मौजूदगी में मिसाइल फायर करवाए, ठीक है, पता बन जाए बैठे हुए लोग। कहते हैं यार आपका कोई सेफ एरिया नहीं होता। वापस आते हैं, एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेने के बाद वापस आएंगे। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। अहम खबर जो है वो आपने मुलाहिज़ा कर ही ली कि भारत के औसान इस वक्त ख़ता क्यों हैं। अब तो वो जैसे कि एक आपको ज़क पड़ी हो, या आप जो हैं मरूब हुए हों, या आपके औसान ख़ता हो गए हों, आप तज़ब्ज़ुब का शिकार हो गए हों, आपको बड़ी शिकस्त पड़ गई हो, आपको बड़ा ज़ख्म लग गया हो, तो फिर अक्सर औकात ये होता है कि जागती आंखों भी डरावने ख्वाब आया करते हैं। तो यूँ लगता है कि जैसे भारत उसी डरावने ख्वाब के अंदर इस वक्त घूम रहा है कि उसे आसमान के ऊपर अभी भी वही ख़तरा तारी दिखाई देता है कि जो 2 दिन पहले उनके सरों के ऊपर मंडला रहा था। राना साहब, खबरें भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा था, इधर से वज़ीर आज़म ने तकरीर की, उधर से पाकिस्तानी ड्रोन फिर से फ़ज़ा में उड़ते हुए दिखाई दिए। क्या बुखला? चले बात सुने मेरी। नरेंद्र मोदी ने तो कहा था कि अब में ऐसा हुआ तो ये कर देंगे। वो जैसे बोलता है यहाँ पे पान मंडी में नहीं लोग बोलते अक्सर, वह तो मुझे बताया कि मान लें सर एक बार तो मुझे पता है कि वो शख्स जो है, जब उसके साथ ऐसा तकरीर में उसने फरमाने के बाद, अगर मान लें, पहली बात है पाकिस्तान कभी भी पाकिस्तान ऐसी हरकत नहीं कर सकता। हाँ, अगर इन्होंने की फिर खाली ड्रोन नहीं, फिर तो इनको साथ जो होगा, इनके साथ पुश्तें याद रखें जो बच गए हैं ना, फिर वो भी याद रखेंगे। फिर वहाँ पे लिखा जाएगा इंडिया के दरो दीवार पे, सब नाल तुसी पंगा ना लेना, पाकिस्तान ना लेना। ये बड़ी मैं क्लियर आपको बता। अगर यही मान लें जो नरेंद्र मोदी साहब की तकरीर के बाद ड्रोन आए, और आपका सिस्टम किधर गया भाई? मारा कोई ड्रोन? और दरअसल ये मैंने कहा मोदी भी पागल हो गया है। आपने उसकी जेन्युइन बात है, वो उसकी तकरीर सुने, पता नहीं लगता औरत बोल रही है मर्द बोल रहा है। वो अक्सर आप देखें ना, कभी आप जाए, वो आपने उसको सुना था लाले हाँ। ये होता दूजा भरा है। तो ये नरेंद्र मोदी जैसे लोग ऐसे ही होते हैं। बात यह है कि अब उन्हें दिन में भी ख्वाब नज़र आते हैं, रात में भी ख्वाब नज़र आते हैं।
और सुना वो तकरीर के बाद बाहर निकला तो उसको यही लगा कि ऊपर कोई गौरी आ रहा है। गौरी आ रहा है, कभी गौरी आ रहा है ऊपर, कभी कोई आ रहा है। अच्छा बात, तुम इतने बहादुर हो, तुम इंडिया का मीडिया जो है ना, इसको मैं फिर कह रहा हूँ ये झूठ का मीडिया। ये अगर ये भी कह देगा ना, जो मीडिया जिस मीडिया पर्सन को यही नहीं पता कि लाहौर में कोई बंदरगाह नहीं है, ठीक है, जिसको यही नहीं पता कि किस किस शहर में कौन कौन सी बंदरगाहें हैं, उसने क्या रिपोर्टिंग करनी है भाई? तो उन्हें बोलने दे जितना झूठ बोलते हैं। अब अच्छा ऐसा करने से क्या होगा? उनकी अवाम में मजीद खौफ पैदा हो जाएगा, उनका कारोबारी सिस्टम तबाह हो जाएगा। अभी तो नरेंद्र मोदी कह के गया थी बड़ा कुछ है हमारे पास, तो किधर गया वो हमारे पास जो बड़ा कुछ है? तो मर गए ना सारे। इनको अभी पहला थप्पड़ और अब थप्पड़ नहीं, अब तो मैं कहना इनको टांगे भी पड़ी हैं। इनका हाल पता कौन सा हुआ है? वो जो बंदा मजमे में काबू नहीं आ जाता उसको वो भी मारता जो घर से बीवी से मार खा के आता है। इनका हिसाब तो हुआ है कि इनको हमारे उन पायलट्स ने, यकीन करें लोग बताते हैं कि जब वहाँ पे कहा गया कि कौन कौन फ्लाई करने जाएगा ना, तो वहाँ तादाद इतनी ज़्यादा थी कि हर शख्स चाहता था मैं जाऊँ। और फिर वो किस किस तरीके से इनको, वो कहते हैं लम्बे पापा के घुटे हैं। तो ये तो आलम हुआ है। तो यार इंडियन मीडिया की जो गुफ्तगू है ना, मैं तो समझता हूँ हमें उनका जवाब ही नहीं देना चाहिए। हाँ, हमें इसका जवाब ज़रूर देना चाहिए जो नरेंद्र मोदी साहब ने फरमाया है आज। तो वक्त आने दें, वक्त आने दें, इंशाअल्लाह हम किसी दिन श्रीनगर में भी जाके प्रोग्राम करेंगे। वक्त आने दें, इंशाअल्लाह करेंगे, सारा कुछ करेंगे। जो पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश करेगा वो टूट जाएगा। सर अगर आप मुझे 1-1.5 मिनट दें तो मैं आपको बताऊं कि किसी ने क्या तहरीर लिखी नक्शा बदलने के ऊपर। कहते मोए इंडियन मीडिया ने बड़े बड़े हमलों से पहले जो हमारा जोग्राफिया इधर उधर किया था, आज छुट्टी है तो मिलके सारे मकामात अपनी पुरानी जगहों पे फिट कर ले। लाहौरिया समुंदर और बंदरगाह दोबारा कराची के हवाले कर दें, लेकिन शॉपर डबल करके। इस्लामाबाद वाला घंटा घर दोबारा फैसलाबाद और मजारे कायद कराची वापस भेज दिया जाए। और पिंडी वालों के पास जो कराची का 3 तलवार है उसमें 1 तलवार रख के 2 वापस भेज दें। उधर अनारकली बाजार ने तो कराची वालों को साफ कह दिया पंजाब नहीं जाऊंगी, डोली आई है तो जनाजा ही उठेगा। कहते हमारा नक्शा इधर उधर करके अब कई शहर कह रहे हैं कि ये चीज़ यहीं पे रहने दें, हम इसका लुत्फ उठा ले जरा। बस आप अंदाज़ा लगा लेना, हम पाकिस्तानी जो है ना हमारे, वो इंजॉय करते हैं। ये मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूँ। वो कह रहे थे कोई बात नहीं, मैंने खुदा शाहिद है, मैंने किसी एक शख्स के मुँह से ये नहीं सुना कि यार जंग कब बंद होगी, बल्कि वो कह रहे थे भाई ना एडी जल्दी बंद हो गई। देखिए हम में से तो बहुत से लोगों ने, बल्कि हमारी नई जो नस्ल है उसने तो जंग देखी, जंग का टेलर देखा ना। हाँ। तो वो तो जंग पूरी देखनी चाहिए थी ना। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़तह मिली है, अल्लाह का करम है, हमें फ़तह मिली है। अब भारत के जो आए थे बेचारे, अच्छा एक गल तो दसो मनो, ये मैं थोड़े ना पंजाबी गल है, इन्हों को बोलना से बंदे भी कोई नहीं गए। क्यों, क्या हुआ? इनकी तर्जमान भी औरतें हैं। अब देखें ना, इनकी तर्जमान भी औरतें हैं। और जो बोलने के लिए मर्द लाए गए थे, वो एयरफोर्स वगैरह के जो बैठाए हुए थे, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, उनके चेहरे देखे? एक भारतीय उनके, हाँ, तो जो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बैठे थे उनके चेहरों पे रौनक थी, वो हंस रहे थे और इस तरह मुस्कुरा रहे थे। ये फतह की निशानी थी, ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने की निशानी थी। और अगर उनको देखें तो ये आलम था मसला, उनका हार शिकस्त। और अब ये जो नया प्रोपेगेंडा किया है, ये नया प्रोपेगेंडा इनके भी गले भर जाएगा। अच्छा, इनको नहीं पता कि पाकिस्तान के पास क्या क्या टेक्नोलॉजी है। अगर हम इनकी तबाह की हुई वो तमाम वो जो एयर बेस थी और बाकी जगह थी, अगर उसकी फुटेज अगले 3 मिनट बाद दिखा सकते हैं, तो ये जो ड्रोन का ड्रामा किया है, तो ये नहीं हमारे पास होंगी, ये बाकी चीज़ें नहीं होंगी। इंडिया के पास कोई एक फुटेज थी, कोई एक फुटेज जी थी सर, किसकी? बंदरगाह की? नहीं, बंदरगाह की थी सर। उनके पास तखय्युलाती बहुत फुटेजेस थी सर। देखें, तखय्युलाती थी ना सारी वो, और इसके अलावा थी कुछ नहीं, और इसके अलावा कुछ नहीं था। मैंने बाटापुर, बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है, वाघा बॉर्डर, मैंने वहाँ पे एक दोस्त को फ़ोन किया, मैं कहा सुनाओ, घर रहते ने चले गए ने। उन्हें कहा भाई जी जान नहीं दे। मैं कहता पुत्र मेरा, कहता मैं अपने बेटे को क्या पुत्र तू तो जा, कहता अब्बा ये कल तो चूचे कढ़ाए ने।
ये चूचे देखा कि उधर जावा तो नाले जंग देख लें तो जंग का तो मज़ा भी अपना है। ये है मेरी कौम जो लड़ती है। वो ठीक है उन्होंने ब्रिगेडियर साहब ने कि ये दुनिया की सबसे बड़ी फोर्स जो है ना वो पाकिस्तान है। 24 करोड़ अवाम फौजी है, 24 करोड़ अवाम। अब हमने इसको किस तरह कायम रखना है? ये वक्त है कि हमने एक कौम बना दी है। अब हमें इस कौम को कौम रहने देना है। हमने अब कोशिश करनी है इसको तफरकों में तकसीम होने से बचाने की। अब हमने कोशिश करनी है कि जब कौम एक हो जाए ना फिर वो अपने पेट पर पत्थर भी बांध लेती है। हमें भारत का सर शुक्रिया भी अदा करना चाहिए, बल्कि बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहिए। और वो ठीक बात है, नरेंद्र मोदी अगर 3 साल हो रह गया ना तो 4 भारत होंगे, तो उसका और भी फिर शुक्रिया अदा करना हाँ उसका शुक्रिया। इमरान खान ने ठीक कहा था, अगर आप सोचे ना कि इसको जीतना चाहिए। लोगों ने बड़ी तनकीद की थी। उसने इसलिए कहा था कि ऐसा जुनूनी बंदा जो है ना वो अपने घर पे खुद के हमला करता है, तो उसने अपने घर पे किया है। यार जिसको इतनी अकल नहीं है कि नरेंद्र मोदी की तकरीर के बाद उन्होंने ये अफवाह चला दी कि ड्रोन आ गए। इसका मतलब है नरेंद्र मोदी जो चैलेंज करके गया है हमने उसे कबूल किया और 1 मिनट नहीं लगाया, तो फिर डूब मरो यार तुम। अब तक तो नरेंद्र मोदी को चाहिए था कि वहां पर जो बंदरगाह है उस पर जाके छलांग लगाए और डूब जाए। बंदरगाह आपने बहुत ज़्यादा जो है क्वेश्चन दे दिया, चुल्लू भर बहुत है मेरे ख्याल से। नहीं ये ना चुल्लू भर पे नहीं जाते ये लोग इतने। इनको मारने के लिए भी ना पानी वो चाहिए जो इनसे ज़्यादा गलीज़ हो, जो इनसे ज़्यादा गलीज़ हो ना वो पानी चाहिए। बात है यार सर, हम तो इंजॉय कर रहे हैं, हम हंस रहे हैं। ज़रा भारतीय चैनल्स को लगा के देखें, उनके चैनलों का भी हाल देखें, उनके लोगों का भी हाल देखें। वो मैं तो ढूंढ रहा हूँ उस जनरल बख्शी है ना, जेडी बख्शी, मैं तो उसको ढूंढ रहा हूँ। किसी दिन प्रोग्राम में उसको भी लें और मेजर को भी लें, उसको गौरव को। और मैंने सुबह उसको सुना है, अब उसने बातें ही और करनी शुरू कर दी हैं। अब स्टाइल का नरम हो गया। अच्छा हाँ, मैं सुबह मैंने सुना उससे। आप कहाँ पे सुन रहे हैं? मैं तो इन्होंने पूरा ही सुनना हुआ ना, सुना तो बहुत इन्होंने सुनना हुआ। तो वो बड़ा ऐसे नहीं ऐसे था वो तो मैंने ऐसी वाली वीडियोस भी देखी थी। हमने पाकिस्तान में घुस के वार किया है। किया वार, हमने माना कि आपने रात के अंधेरे में। वो तो लाहौर फतह करने के बाद। नहीं लाहौर फतह, वो तो चाय पीने आना था ना, तो आए नहीं। हमने तो चाय के साथ जनाब उनके लिए पैटिस भी रखे हुए थे। ठीक है, हमने काफ़ी चीज़ें उनके लिए रखी हुई थी। वो आते, उन्हें खिलाते, उन्हें पिलाते और उसके बाद उन्हें बताते, उनकी खातर तवाज़ा करते। पागल आदमी है यहाँ पर यार, ये पाकिस्तान है। यहाँ पर अल्लाह अकबर की सदा लगाने वाले हैं, यहाँ नारे रिसालत की सदा लगाने वाले हैं, यहाँ पर नारे हैदरी की सदा लगाने वाले हैं। ये पागल किस तरह लड़ेंगे? ये लड़ सकते हैं? ये कभी नहीं लड़ सकते। आपने कहा ना सिर्फ अमेरिका ने इन्हें वो तैयारे देने से इनकार कर दिया। चले मैं खबर चैलेंज से दे रहा हूँ, 4 ममालिक ने कहा जिनको हमने तैयारी नहीं देने। 4 ममालिक के साथ इनका एग्रीमेंट हुआ था और चारों ममालिक की तरफ से बाकायदा या इनको पैगाम जा चुका है कि कोई तैयारी नहीं जाएगा। वो कहे मार्केट उगानी है अपनी। मुझे एक बात बताएं, ये छेड़ते थे ना चाइना का मोबाइल चलाने वाला हो तो वो भी बड़ा फिट होता है। और चाइना के जहाज़ इमरान खान के दौर में लिए गए ना, उसी दौर में लिए गए थे ना जी। 2019 के बाद J-10C खरीदे गए। उन जहाज़ जितना मर्जी देखें यासर, ये मोबाइल ना 50 लाख का भी हो ना, 1 रुपये का भी हो, अगर इसमें सिम नहीं है ना तो मोबाइल फारिग है। सिम है और सिम के सिग्नल टूटते हैं तब भी फारिग है। ठीक है ना। तो भाई जहाज से ज्यादा उसका पायलट बहादुर है। अगर उससे भी राफेल के पायलट की तरह ना चलाना आता, अगर उसमें भी हिम्मत ना होती तो जहाज जिसका मर्जी ले आते। एयर वाइस मार्शल ने यही कहा, उन्होंने कहा जी राफेल अच्छा तैयार है, बेहतरीन तैयार है, लेकिन उसको चलाने के लिए बेहतरीन पायलट भी चाहिए। तो मैं क्रेडिट देता हूँ हथियार से ज्यादा हथियार चलाने वाले को, उसकी हिम्मत को, उसकी जुर्रत को, उसकी अजमत को हम सलाम पेश करते हैं। हाजिर दमागी जिससे हाजिर दमागी। और देखें वो ज़हन से ये बना के निकला है कि बस मरूंगा या मार के आऊँगा, या शहादत या गाजी। और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन शहादत का जज्बा लेके गए, गाजी होके वापस आए। और उधर जितने लोग थे ये तो भी अपनी वो बता ही नहीं रहे
कि इनके कितने लोग जहन्नम वसल हुए हैं। अगर भारत ये बताना शुरू कर दे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे क्या सफ़े मातम बीत जाएगा। क्या इन्होंने सर्द खानों में लाशें नहीं रखी हुई? क्या ये पहले उन लोगों के घर वालों को मुतमईन नहीं कर रहे? ये डर रहे हैं कि कहीं इंटरनेशनल मीडिया पे खबर ना आ जाए, एकदम से लाशें निकलेंगी तो फलां हो जाएगा। हालांकि मोदी ने आज तकरीर में जो कहा, जिनमें 100 लोगों का इल्ज़ाम लगाया, तो इस पर तो इंटरनेशनल कुफ्तों को पकड़ लेना चाहिए, इसे पकड़ लेना चाहिए ना इसे। सही बात है, वो पकड़ तो साहब, पकड़ कौन सा दूर है, पकड़ आने वाले दिनों में हो जाएगी। सफारती बयानिया तो मलिया मेट हो चुका है। इसी बीच में शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम साहब ने। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख साहब, इस वक्त महाज़ जंग पे बरतरी पाकिस्तान को हासिल, और ये बात अगर अपने मुंह से की जाए तो उससे ज़्यादा मुनासिब ये है कि दुनिया ये बात करे, और दुनिया ने जो बातें करना शुरू कर दी उसके बाद तो भारत का जो वो पूरा झूठा बयानिया, अपनी खुदी का जाम, अपनी ताकत का जाम, अपनी तादाद का गुरूर, वो सारे का सारा मट्टी में मिल गया। क्या समझते हैं कि भारत को वापस पाँव पे खड़ा होने के लिए किस किस्म के होश के नाखुन लेना? मेरे ख्याल में भारत ने हमेशा पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट किया है, और पाकिस्तान ने हमेशा भारत को जो है वो मुंह तोड़ जवाब दिया है, और रिवायती तौर पे इस दफा भी ऐसा ही हुआ है। ये जो एक वॉर हिस्टीरिया क्रिएट कर दिया था, इनकी जो मोदी की हिंदुत्व की जो वॉर मॉन्गरिंग डॉक्ट्राइन थी, उसके तहत क्योंकि अपने पॉलिटिकल गेन्स वहां पे चाहते थे, मगर वो उनको मुंह की खानी पड़ी है। आप ये देख लें कि उनके अपने नेशनल फ्रंट पे, इंटरनेशनली उनके साथ क्या हुआ है। हर महाज में उनको सबकी मिली है। मुल्क के अंदर उनके जो मॉडरेट किस्म के एंकर्स हैं, जो मीडिया हाउसेज हैं, बेइज्जत कर रहे हैं मोदी को, और छटपटाए हुए हैं अपनी शिकस्त के ऊपर। तो मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ उनके साथ हो गया है, और फिर जिस तरीके से उन्होंने सीज फायर के हवाले से अप्रोच किया, और सीज फायर अमेरिकन की उसमें हुआ, मैं नहीं समझता कि वो जो है उसके लिए उनको वो कोई जल्दी हम उससे कर सकते हैं। मगर भारत एक बुज़दिल, बेहया और मक्कार दुश्मन है। इससे किसी भी किस्म की हवाले से हमें हमेशा विजिलेंट रहना चाहिए, क्योंकि उनको अपनी ताकत, अपनी बढ़ती हुई इकोनॉमी, अपने पैसे और मॉडर्न वर्ल्ड में अपनी जो स्पेस है उसका बड़ा घुमंड है, जो कि हमने तोड़ दिया है। पाकिस्तानी फजाइया ने, पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस के जवानों ने जो उनका हशर किया है, मैं ये समझता हूँ हमें विजिलेंट रहना चाहिए, क्योंकि मकार दुश्मन जो है उसके लिए आंखें खोलनी चाहिए। अल्लाह का शुक्र है जी, अल्लाह ताला ने महदूद वसाइल के होते हुए जो ईमान की ताकत अता की है पाकिस्तानी कौम को, उसने इस घटिया और मक्कार दुश्मन को, जिसने बिला इश्तियाल हम पे हमला किया, शिकस्त दिलवाई है। तो अल्लाह ताला मैं तो कहूँगा उन माओं को, बार बार मैं कह रहा हूँ पिछले हफ्ते से, कि उन माओं को भी सलाम है जिन्होंने बच्चे पैदा किए हैं, जिन्होंने अपनी जानें दी हैं इस मुल्क की हिफाजत के लिए। जो हमारे शोधा हैं, चाहे सिविलियंस हैं, और हमारे एयरफोर्स के, आर्मी के जितने जवान हमारे शहीद हुए हैं, उनको सलाम है जी। और शेख साहब, हमारे ही प्रोग्राम में आपने बिल्कुल वाज़ेह कहा था कि गैर मशरूत हम इस पे स्टैंड ले रहे हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान की बात है, और जब पाकिस्तान की बात आएगी तो फिर उस पर कोई शर्त नहीं होगी। और आपका वो बयान बड़ा चला इंडियन मीडिया में भी कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक सियासी जमात जो है वो गैर मशरूत तौर पर बिल्कुल स्टैंड ले रही है, और इससे भारत के बड़े हौसले भी टूटे जो वो सोच के बैठे थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम एक कौम बन गए हैं। भारत आज भी, अब से थोड़ी देर पहले भारत ने एक झूठा प्रोपेगेंडा शुरू किया कि पाकिस्तानी ड्रोन फिर भारत में आ गए। अब मुझे बताएं कि क्या इनको ख्वाब में जुगनू भी ड्रोन नजर आते हैं? सर, जो कुछ मोदी के साथ हो रहा है हिंदुस्तान में, और जो आपने भी एक खबर देखी होगी, मैं आपके टीवी चैनल्स पे ही देख रहा था, 4-5 चैनल्स पे, कि भारतीय फजाइया के एयर चीफ को 4 हिंदू जूनियर अफसरान ने पीट डाला कि भाई तुमने जो ये किया है, तुमने पता नहीं क्या किया और कैसे किया जी। और 5 संजय, अच्छा 5 ठीक है। उन्होंने कुटिया एयर चीफ नो, एयर चीफ लत्तर खा रहे हैं, उन्होंने जूनियर अफसरान को जिन्होंने गिरफ्तार कर लिया गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि इससे आगे अब और आपने क्या मिसाल लेनी है कि उनकी ज़हनी हालत इस वक्त हिंदुस्तानियों की क्या है पाकिस्तान से शिकस्त खाने के बाद,
जो अपने आप को बड़ा दरनाट फन खान समझते थे, इस कौम के मुट्ठी भर जवानों ने उनका वो अशर किया कि वो याद रखेंगे। अल्लाह ताला खैर करेगा जी। पाकिस्तान अल्लाह की और उसके नबी के नाम पे बनाया गया है, उस कलमे के नाम पे बनाया गया है। तो वो अल्लाह और उसका रसूल जो है वो इस मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं और ये उन्हीं की हिफाजत में है। शेख साहब, एक और चीज़ अभी जब वॉर हिस्टेरिया था उसमें आप ये देखें कि वहाँ पे हिंदुत्व का नज़रिया जो था वो परवान चढ़ रहा था। आपने सिखों के हवाले से भी देखा होगा कि अहम ओहदों से हटाया गया, मुसलमान पहले ही उधर ज़दोकूब के शिकार हैं, जो छोटी ज़ात के हिंदू हैं उनके साथ क्या सलूक था। लेकिन इधर अगर पाकिस्तान से उसका तकाबुल किया जाए तो हमारे घुस के जो मार के आया है फाइटर पायलट वो कामरान मसीह, दूसरी तरफ सिख फॉर जस्टिस ने पाकिस्तानी शोहदा के लिए 35 लाख का ऐलान किया। हमारे यहाँ पे जो हिंदू बरादरी थी उन्होंने पाकिस्तान के साथ खड़े होकर इस हिंदुत्व के नज़रिए को अपनी नज़रियात के मुनाफी करार दिया है। तो ये वाली जो तफरीक है ये बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर पाकिस्तान के हवाले से कितना ही मुस्बत छाप छोड़ के गई। देखिए जी, पाकिस्तान तो हमेशा दुनिया को ये बताता रहा है कि पाकिस्तान बहैसियत एक मुसलमान मुल्क, हमारा मज़हब हमें बताता है कि हमारे मज़हब में माइनॉरिटीज़ का और बाकी अक़वाम का क्या हैसियत है, क्या इज़्ज़त है, क्या जगह है, क्या एहतराम है। अनफॉर्चुनेट है कि इक्का दुक्का वाक़यात की वजह से लोगों को मौका मिल जाता है पाकिस्तान की पिक्चर जो है वो गलत पेंट करने का और पाकिस्तान को एक्सट्रीमिस्ट और इंतहा पसंद बताने की कोशिश करते हैं। मगर अल्लाह की तरफ से ये जो एक मार्का है, इस मार्के ने बहुत सारे जो है चीज़ें जो है वो हल कर दी हैं। अल्लाह ताला इन जवानों को हंसता बसता रखे और पाकिस्तान की इसी तरह हिफाजत करने की तौफीक दे जी। शेख साहब, चूँकि आज हम बात ही पाकिस्तान की फतह पे कर रहे हैं, सियासी गुफ्तगू आपसे बड़ी मज़ेदार होती है, वो करेंगे हम अगले किसी प्रोग्राम में, तो आज इसी में हम ज़्यादा हमने फोकस रखा हुआ है। सर, पाकिस्तान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। पाकिस्तान है राना साहब, बिल्कुल पाकिस्तान है ते असी तुसी हाँ, पाकिस्तान है ते सियासत है। बिल्कुल पाकिस्तान में कुछ हो जाएगा तो केड़ियां सियासत की है ते की नहीं है। इंशाल्लाह आप कौम बन गए, हमें यकीन है कि ये सारी चीज़ें जो है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू। आप ये देखें सर कि तहरीक इंसाफ के नौजवान 2-3 रातें छोड़े, पहले क्या हुआ कैसे हुआ, उन्होंने अपनी हुबुल बदनी का नहीं इसमें कोई शक नहीं, आपके सोशल मीडिया ने कमाल कर दिया। सर्टिफिकेट नहीं लेना। हमारे वो अकाउंट्स और वो लोग जिनके FIA के हर जिले के अंदर जिनका नाम लिया जाता है कि ये नू फड़ो, ये नू अंदर करो, ते नू बाहर करो, आप अगर उनके भी अकाउंट्स जाके देखें तो वो लोग भी 3 दिन जो है वो क्या उसे कहते हैं कि ऑनलाइन जो है वो डिजिटल वॉरियर्स की तरीके से वो लड़ते रहे हैं। शेख साहब यही तो चीज़ है कि जब पाकिस्तान की बात आएगी तो सियासत ख़त्म, फिर सबसे पहले पाकिस्तान है। मैंने खुद देखा, मैंने PTI के बहुत से अकाउंट्स देखे, बहुत अकाउंट देखे जिससे लोग लड़ रहे थे, ट्विटर पे लड़ रहे थे, और मैं हैरान था कि उनके पास इंफॉर्मेशन भी थी और ऐसे वो जवाब दे रहे थे कि कई भारतीय भाग जाते थे। और वो हमें इस महाज पे DG ISPR साहब ने भी कहा, हर शख्स ने इस पर किया और ये होना भी चाहिए। शेख साहब, मज़ीद अगर खुदा ना हास्ता नरेंद्र मोदी एक मकार है ना, मकार अगर अपनी साजिश से बात नहीं आता तो फिर इस दफ़ा क्या जवाब दिया जाएगा? सर, इस दफ़ा उसको इससे भी ज़्यादा ज़ोर से जवाब दिया जाएगा। ये कौम देख चुकी है कि जिस वक्त इस कौम पे औखा वक्त आया, सब लोग जो है वो अल्लाह ताला की मेहरबानी से इकट्ठे हो गए। ये कौम शीशा पिलाई हुई दीवार थी, है और हिंदुस्तानी जारियत के खिलाफ रहेगी। किसी भाई के लाल की जरूरत नहीं है। और मोदी की क्या हैसियत है, ये कौम मुसलमान जो है और पाकिस्तानी, ये ईमान के जज्बे से सरशार है। ये एक अल्लाह के और उसके नबी के मानने वाले हैं और इस मुल्क की हिफाजत करना वो अल्लाह की राह में लड़ने के बराबर है। और हमारा ये ईमान है बहैसियत मुसलमान कि हमारे लिए वो फ़र्ज़ भी है और हमारे लिए तो जन्नत है जी। हमने मतलब है कि असी केड़ा को जाके तो समझ रहे हो ना कि जो अल्लाह की राह में जाएगा, जो मुल्क की हिफाजत करेगा, वो तो उसके साथ जो रब ने वादे किए हुए हैं आगे, वो तो हर मुसलमान चाहता है कि उसको शहादत मिले जी। हर मुसलमान की ये ख्वाहिश है कि उसको शहादत मिले और यही जज्बा ईमानी, यही ताकत, यही अपने अंदर का ईमान है कि उसी की बुनियाद के ऊपर हम तादाद नहीं देखते, हम कूद पड़ते हैं और हम ये नहीं देखते कि नुकसान क्या होगा।
हम सिर्फ बचाने की खातिर उतरते हैं और अपने खुदा के कहे हुए अहकामात और नबी की सुन्नत पर अमल पैरा होते हैं। बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब इस हवाले से देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।